अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट और ये वक्त है हमारे प्रोग्राम दुनिया हालात हाजरा भट्ट की नज़र में। ये प्रोग्राम रोज़ाना 6:30 बजे पेश किया जाता है। तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात पर यह सीरीज़ हमने आपके लिए बहुत तहकीक और मेहनत से तैयार की है। पिछली किस्तों में हमने खिलाफत उस्मानिया के दौर से लेकर अतातुर्क और फिर अर्दगान के इक़्तिदार तक के ताल्लुकात पर हमने रोशनी डाली है और आज हम पहुंचे हैं अपनी आखिरी किस्त। ये किस्त सबसे अहम है क्योंकि हम देखेंगे कि मरमरा के वाक़या के बाद ताल्लुकात कहाँ खड़े थे, फिर तुर्की और इसराइल ने किस तरह वक्ती तौर पर ताल्लुकात बहाल किए, 2021 से लेकर 2023 और फिर 2023 से लेकर 2025 तक इनमें दोबारा कशीदगी क्यों पैदा हुई। और अब अगस्त 2025 में तो आखिर, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, आखिर ही हो गई। तो तुर्की ने जो सख्त बाइकाट किया, इसके बाद मुस्तकबिल क्या होगा। गजा फ्रीडम फ्लोटेला के दौरान मरमरा वाक़या के बाद की जो सर्दमहरी है, हम उसको देखते हैं। 2010 में मावी मरमरा के नाम से तुर्की का जो इमदादी जहाज गजा की तरफ रवाना हुआ था, ये जहाज दरअसल इसराइली नाकाबंदी तोड़कर फलस्तीनियों तक इंसानी इमदाद पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसराइली कमांडोज ने खुले समंदर पर इस पर हमला कर दिया और 9 तुर्क कारकुन जो है वो इस हवाले से शहीद हुए। ये वाक़या दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सफारती बहरान लेके आया। तुर्की ने फौरी तौर पर इसराइल से सफारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर दिया, सफ़ीर वापस बुला लिया गया, मुश्तरका फौजी मशक़ें रोक दी गईं और तुर्की ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया। ये दौर 6 साल तक मुहीत है, जिस दौरान दोनों के ताल्लुकात में इंतहाई सर्दमहरी का दौर रहा। लेकिन पसे पर्दा अगर हम देखें तो इक़्तिसादी ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए थे, बल्कि खुफिया तौर पर कुछ तजारती सरगर्मियाँ जारी थी, जिनको हम कहते हैं कि ये निजी जो कारोबारी थे, उनमें कोई रोक टोक हमें देखने में नज़र नहीं आई, लेकिन ये खुफिया तौर पर किया जाता रहा। फिर 2016 से 2021 में के दरमियान अगर हम देखें तो 2016 में तुर्की और इसराइल के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। इसराइल ने मरमरा वाक़े पर माफ़ी मांगी, मुतासरीन के ख़ानदानों को तकरीबन $20 मिलियन हर्जाना दिया। इसके बाद दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को बहाल कर लिया, सफ़ीरों का दोबारा तबादला शुरू हुआ, दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकातें भी की। तुर्की के लिए ये ताल्लुकात इसलिए भी ज़रूरी थे कि वो तवानाई के बहरान का शिकार था और मुआशी मसाइल का भी शिकार था। इसराइल ने बहेरा रोम में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ़्त करना शुरू किए थे इस दौरान, और तुर्की चाहता था कि ये गैस अगर यूरोप तक जाए तो ये तुर्की के रास्ते यूरोप तक जाए। इसी दौरान इसराइली सयाह भी जो है वो बड़ी तादाद में तुर्की आना शुरू हो गए और दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तजारती हुजूम $6 अरब तक दोबारा पहुंच गया। इस दौरान अर्दगान और नेतन्याहू में लफ्ज़ी जंग जारी रही है, कहीं ना कहीं जाहिर है नेतन्याहू अपनी कमीनगी से बाज तो आता नहीं था। नाज़रीन, ताल्लुकात की बहाली ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी। जब भी गजा या यरूशलेम और बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाने का आगाज़ किया जाता, अर्दगान सख्त बयानात देते। वो अक्सर नेतन्याहू को कसाब और दहशतगर्द करार देते थे। जवाब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी अर्दगान पर तंज करते रहते और तनकीद करते, और यूँ ताल्लुकात फिर कशीदा हो जाते। इस दौरान तुर्की की अवाम में फ़लस्तीनियों के हक़ में जज्बात मज़ीद बढ़ गए, लेकिन हुकूमत इक़्तिसादी ताल्लुकात जारी रखी। फिर इसी दौरान आपने देखा कि शाम की खाना जंगी स्टार्ट हो गई। इसी खींचातानी के दौरान जब शाम में खाना जंगी शुरू होती है और बशारुल असद के खिलाफ बगावत फूटती है, तो तुर्की और इसराइल दोनों ने बज़ाहिर शामी हुकूमत को कमज़ोर करने में दिलचस्पी जाहिर की। लेकिन मसला यह था कि तुर्की शामी अपोजिशन और कुछ इस्लाम पसंद ग्रोहों की मदद कर रहा था, जबकि इसराइल ज़्यादातर अपनी सरहदों की हिफाजत पर जोर दे रहा था और उसके साथ साथ वो मज़ीद तोसी चाह रहा था कि वो मज़ीद शामी इलाके, गोलान की पहाड़ियों के बाद मज़ीद शामी इलाकों पर कब्जा कर ले। इस हवाले से वो जो अपना बहाना बनाता था वो था कि जी द्रूज़ कौम परस्तों का मैं साथ दे रहा हूँ, और शाम के मामले में बज़ाहिर दोनों, आप मैंने जैसे कहा कि इकट्ठे नज़र आए, लेकिन थे दोनों अलग अलग। फिर सवैदा का मामला सामने आया, जिसमें दोनों एक दूसरे के सामने नज़र आते हैं। शाम की खाना जंगी ने तुर्की और इसराइल को करीब नहीं किया, बल्कि इसने मज़ीद इनमें दूरियां बढ़ा दी। 2021 और फिर 2023 में जब गजा पर इसराइली हमले हुए तो अर्दगान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया।
उन्होंने कहा कि बैतुल मक़दिस हमारी रेड लाइन है। अगरचे अमली तौर पर तो इन्होंने रेड लाइन को हमें के हवाले से कोई बात करते हुए दिखाई नहीं दिए। ज़ुबानी जमा खर्च बहरहाल 2023 से लेकर 2025 तक काफ़ी किया है तुर्की ने, लेकिन अमली तौर पर इस दौरान जैसा मैंने कहा कि तुर्की ने इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। ये वो नुकता था जहां अरब दुनिया के कई लोग तुर्की पर तनकीद कर रहे थे और कहते थे कि अर्दगान सिर्फ ज़ुबानी बयान देते हैं लेकिन फ़लस्तीनियों की अमली मदद नहीं करते। ये वही बात है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे की। नाज़रीन, अब आते हैं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मैंने जैसे कि आपसे पहले डिस्कस किया कि 2023 अक्टूबर 2023 से लेके जुलाई 2025 तक तुर्की ने बड़े बुलंदोबांग दावे किए, धमकियां दी, रद्द अमल दिखाए, तनकीद की, तंज किया, सब कुछ किया। अमली कदम बज़ाहिर कोई नहीं उठाया, हमें तो कम से कम नजर नहीं आया, हत्ता कि तिजारत तक जारी रही। बहरहाल अब आते हैं हम ताज़ा तरीन सूरत हाल पर, जिस हवाले से हमने ये सीरीज़ भी शुरू की। अगस्त 2025 में तुर्की ने बिलाखिर इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात पर जब से तुर्की बना है आज तक का सख्त तरीन कदम उठा ही लिया आखिरकार। अब देखते हैं ये कितनी देर जारी रहता है। तुर्की ने ऐलान किया कि इसराइल के साथ तमाम तजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हैं हम। तुर्की की तमाम बंदरगाहें इसराइली जहाज़ों के लिए बंद कर दी गई। तुर्क झंडा बरदार जहाज़ों को भी इसराइली बंदरगाहों में जाने से रोक दिया गया है। फ़ज़ाई हदूद को इसराइली सरकारी और फौजी परवाज़ों के लिए भी बंद कर दिया गया। इसी तरह जो शिपिंग एजेंट्स हैं उनसे तहरीरी ज़मानत ली जा रही है कि उनके जहाज़ इसराइल के साथ मुंसलिक नहीं होंगे, यानी कि अगर उनके जहाज़ इसराइल जाने के लिए यहाँ पे आकर लंगर अंदाज होना चाहेंगे, गुजरना चाहेंगे, तो उस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ये फैसला देख लें कि ये उस वक्त में किया गया जब गजा में इसराइल के हमलों में हज़ारों शहरी, बल्कि कुछ लोगों का तो ख्याल है कि ये तादाद 1 लाख से बढ़ चुकी है। और दुनिया में हर मुल्क में, छोटे मुल्क में, बड़े मुल्क में, गरीब मुल्क में, अमीर मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, किसी गैर मुस्लिम मुल्क में, हर मुल्क में अवाम इसराइल के खिलाफ खड़ी है। यहूदियों के खिलाफ इस कदर नफरत बढ़ गई है कि उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। हत्ता कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी तक में ये लोग अब अवाम का सामना नहीं कर पाते और अवाम कहीं भी इनको तशद्दुद का निशाना बनाने से गुरेज नहीं कर रहे। बहरहाल सवाल अहम ये है कि तुर्की ने बरसों तक सिर्फ बयानात दिए, लेकिन 2025 में जो अमली कदम जो है वो उठा ही लिया है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? वजूहात में जो हमें जो नज़र आया, या जो मैं कहता हूँ कि जो मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि ये अवामी दबाव है। बेसिकली जो तुर्की में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं, अगर ये ऐसा ना करता तो ये अवामी एहतजाज अर्दगान की हुकूमत के उल्टे जाने का सबब भी बन सकते हैं। फिर सियासी तौर पर भी जो अर्दगान है उसके ऊपर दबाव काफ़ी ज़्यादा है। आलमी तनकीद के हवाले अगर हम बात करें तो मुस्लिम दुनिया में तुर्की पर तनकीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो इसने अर्दगान ने एक अपना इमेज बनाया था कि मैं उम्मत मुस्लिमा के लिए बात करता हूँ, मैं फ़लस्तीन के लिए बात करता हूँ, तो लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि ये तो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है, ये इससे आगे बात नहीं जा रही है, और तनकीद अब बहुत बढ़ गई थी। इसी तरह अर्दगान एक सियासी फ़ायदा भी चाहते हैं कि अर्दगान चाहते हैं कि अपनी खोई हुई मकबूलियत को, जो हमें नज़र आ रही है कि उनकी अपोजिशन दिन ब दिन मजबूत हो रही है, तो ये अर्दगान चाहते थे कि अपनी मकबूलियत को दोबारा रीगेन करें, बढ़ाएं और आवाम को दिखाएं कि वो तो अमली कदम भी उठा रहे हैं। फिर अगर हम इलाकाई सियासत के हवाले से देखें तो ईरान और कतर पहले ही इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, और तुर्की ये नहीं चाहता कि मैं इनसे पीछे नजर आऊँ। तो वो ये चाहता है कि आवाम को यही नज़र आए कि जैसे ईरान है, जैसे तुर्की अपना कतर है, तो वैसे ही मैं भी मुस्लिम दुनिया का बड़ा हूँ और मैं यहाँ पे एक अमली कदम उठा रहा हूँ। इस हवाले से अगर हम देखें मुस्तकबिल के इम्कानात को, तो अब सवाल ये आएगा कि आगे क्या होगा। क्या ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुर्की और इसराइल में मुठभेड़ शुरू हो जाए, ये आपस में लड़ पड़े? क्या ऐसा मुमकिन है?
जी हाँ, कम से कम करीब मुस्तकिल में तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात मुझे बेहतर तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इतने ख़राब होते हुए नज़र भी नहीं आ रहे कि इन दोनों में जंग छिड़ जाए। लेकिन अगर शाम का मसला प्रॉपर हल नहीं होता, सवैदा के जो मामला है, जहाँ पर ये द्रूज कम्युनिटी को अपनी तरफ से प्रोडक्शन देने के लिए ये चाह रहे हैं कि हम एक वहाँ पे कुछ एरिया जो है वो उसको काट दें शाम से और उसको बफर जोन हम बना लें। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल जब भी किसी इलाके को बफर जोन बनाता है या डिक्लेयर करता है तो फिर वो उस पर मुकम्मल कब्जा कर लेता है, फिर वो उसे छोड़ता नहीं। इसी हवाले से तुर्की ने शाम के साथ अपनी हम आहंगी जाहिर की है और ये कहा है कि हम शाम की इलाकाई सलामती जो है उस पर वो हमारी रेड लाइन है। तो इसराइल को ये वाज़ेह पैगाम उन्होंने दिया कि अगर हमें इसके लिए इसराइल के साथ लड़ना भी पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल शाम या गजा के महाज पर जल्द या बदेर तुर्की की मुठभेड़ होनी ही होनी है। तुर्की बड़ी कोशिश कर रहा है इसे टालने की, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। नेटो और अमेरिका का किरदार अगर हम देखें तो अगर कभी जंग की नौबत आई तो अमेरिका और नेटो इसराइल का ही साथ देंगे, क्योंकि वो उन्हीं का बगल बच्चा है। क्योंकि तुर्की की पॉलिसी तो नेटो के मजमूई मफाद के उलट है, मुखालिफ में है। आलमी जंग का इम्कान अगर हम इस हवाले से देखें तो अगर मशरिक़ वस्ता में तुर्की और इसराइल की कशीदगी बढ़ जाए तो इस सूरत में ईरान या दूसरे बड़े ममालिक जो है वो तुर्की के हक में हमें नज़र आएंगे। तो ये तनाज़ा वाकई एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिसमें तुर्की, ईरान और शाम और फिर इनके साथ हिजबुल्ला, ये सब मिलकर इसराइल के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठा सकते हैं। अगर हम तुर्की और इसराइल की ताकत का मुआवजा करें तो हम देखते हैं कि इसराइल के पास जदीद तरीन हथियार हैं, आयरन डोम है, अमेरिका की खुली सपोर्ट है, तुर्की के पास भी बहुत बड़ी फौज है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जोग्राफियाई बर्तरी है, बहुत बड़ा मुल्क है ये। बराह रास्त जंग में एक बात तय है कि ये दोनों का नुकसान होगा और ढेर नुकसान होगा। इसीलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि ये जंग बराह रास्त मैदान में नहीं बल्कि सफारतकारी और मईशत के मैदानों में लड़ी जाएगी। नाज़रीन, तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात की ये पूरी तारीख है और ये तारीख हमें ये बताती है कि ये ताल्लुकात कभी बहुत करीब हुए, कभी बहुत दूर हुए, लेकिन असल नुक्ता हमेशा फ़लस्तीन ही रहा। आज जब तुर्की ने अमली तौर पर इसराइल से ताल्लुकात तोड़ दिए हैं तो ये सिर्फ एक मुल्क का फैसला है, बल्कि ये पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक इलामत भी है। सवाल ये है कि क्या ये ताल्लुकात दोबारा बहाल होंगे या ये दुश्मनी एक नए दौर में दाखिल होगी जो दोनों मुल्कों को जंग की तरफ ले जाएगी। ये तो खैर वक्त ही बताएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आप किस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं हमें कमेंट्स में बताएं, हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें। मैं अपने ईमेल एड्रेस और जो है ये अपना व्हाट्सएप नंबर जो है ये मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। आपका जब टॉपिक हमारे तक आएगा हम उस टॉपिक को आपके नाम के साथ अपने व्लॉग में नशर करेंगे। अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे जो कि सोशल मीडिया के मुतालिक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और उम्मीद है कि आप उस टॉपिक को भी पसंद करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल शाम 6:30 बजे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।